नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि राहुल अब यहाँ पर रोहित को सारी ही बातें बता देता है कि किस तरह यशवंत मल्होत्रा ने जब उसे एक कमरे में कैद किया था तो यशवंत ने सारी ही अपनी प्लानिंग बता दी थी कि यहाँ पर सब कुछ हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल रहा था, जैसे राजीव ने प्लान किया था। कि लेकिन बात तो तब बिगड़ी जब आर्यन और रिया मनाली में मिल गए, क्योंकि अगर आर्यन और रिया मनाली में नहीं मिलते तो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि अलेक्जेंडर को लेकर तुमसे वो लोग क्या क्या करवा सकता था। कुछ देर तक सोचने के बाद अब रोहित अब राहुल से कहता है, क्या निका ये सब कुछ जानते? इस बात पर अब राहुल कहता है हाँ वो सब कुछ जानती है, लेकिन अब वो आलिशा के बारे में भी बताता है कि आलिशा ने उसे पंच किया। अब उसकी ये बात सुनकर रोहित राहुल से कहता है क्यों, ऐसा तुमने क्या किया था जिसकी वजह से उसने तुम्हें पंच किया है? गलती तुम्हारी भी तो हो सकती है ना। मैंने अब रोहित की ये बात सुनकर अब राहुल कहता है कि तुम्हें ये क्यों लग रहा है कि मैंने ही कुछ किया होगा, क्योंकि गलती उसकी भी तो हो सकती है। आप मेरे ऊपर ही क्यों डालने की सोच रहे हैं? राहुल की ये बात सुनने के बाद अब रोहित कहता है तुम्हें कोई और बात करनी है? इस बात पर अब राहुल कहता है तुम कब तक मुझे ऐसे ही ऑकवर्ड सिचुएशन में डालते रहोगे रोहित? हाँ, क्या तुम भूल गए हो कि 6 साल पहले तुमने मुझे वॉकिंग बनाकर कविन आलिशा के साथ मीटिंग करने के लिए बैठा दिया था? पता नहीं क्यों हर बार तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो, और जब बारी आती है तो तुम मेरी सुनते भी नहीं हो। फिर तुम्हें ही ये लगता है कि मैंने ही जरूर कुछ ना कुछ तो गलत किया होगा। तुम हर बार ऐसा मेरे साथ क्यों करते हो, और ऐसा करने के फिर तुम गायब भी हो जाते हो जैसे 6 साल पहले भी हो गए थे। वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम उन 2 दिनों में क्या कर रहे थे? वैसे तुम्हें पता है उस वक्त मेरी जान सूख गई थी। मैं यही सोच रहा था कि अगर रियल किंग को पता चल जाता कि मैं नकली किंग बनकर राजमहल में रानी साहिबा के साथ मीटिंग कर रहा हूँ तो फिर तो पता नहीं क्या होता, क्योंकि जैसा कि मैंने उस खड़ूस किंग के बारे में सुन रखा है तो वो खड़ूस किंग तो मेरी बलि ही चढ़ा देता। तुम्हारी वजह से मैं तब भी मरते मरते बचा था। इस बात पर अब रोहित कहता है तुम इतनी पुरानी बात को अभी क्यों याद कर रहे हो? क्या फायदा है उन बातों को उठाने का? क्यों कर रहे हो तुम ये बात? और उस किंग ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं है ना? तो फिर अब क्यों वही बातें घिसी पिटी बातों को लेकर फिर से रो रहे हो? अभी तुम रिलैक्स रहो। अब रोहित की ये बात सुनते ही अब राहुल कहता है कि बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कि वो किंग तुम्हारा रिश्तेदार हो, जैसे तुम्हारी उससे बात हुई हो कि हाँ वो मुझे कुछ भी नहीं करेगा। तुम हर बार मुझे ऐसे ही जोखिम में डालते हो। इस बार भी अगर तुमने मुझे रोहित बनने के लिए मारवा हाउस में नहीं भेजा होता तो अभी भी सब कुछ ठीक रहता, क्योंकि मुझे ताई जी को बचाने के लिए फिर से वहाँ पर उस गांव में नहीं जाना पड़ता। वहाँ पर भी मैं बाल ही बचा हूँ। वैसे अब मैं लंदन जा रहा हूँ। अब मुझे रोहित मारवा बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि तुम्हारी वजह से हर बार मैं फंस जाता हूँ। और तुम हो के तुम्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तुम मेरे लिए बस उसे कविन आलिशा से बदला भी नहीं ले सकते। लाइक सीरियसली, अरे कैसे भाई हो तुम? अब राहुल की ये बात सुनकर अब रोहित कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। अब राहुल सीधे सीधे कहता है ठीक है, फिर अगर तुम कुछ करना ही नहीं चाहते हो तो तुम मेरे पैसे मुझे दे दो जो हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, और साथ ही जो तुम्हारी वजह से मेरा इतना सारा नुकसान हुआ है उसकी पेमेंट भी करो, क्योंकि जब तक मैं मारवा हाउस में था मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब राहुल की ये बात सुनते ही रोहित कहता है तुम चिंता मत करो, वो सब मैं कर दूंगा। भागा नहीं जा रहा हूँ मैं कहीं। ये सुनते ही अब राहुल ने कहा कि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है ब्रो, तुम किसी बंदर से कम थोड़ी ही ना
हो, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, क्योंकि तुम्हारा खुद का अपना कोई ठिकाना नहीं है। तुम एक पल यहाँ दिखते हो तो दूसरे पल वहाँ, ये तो तुम्हें खुद ही पता नहीं होता है। इस बात पर अब रोहित कहता है, तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हो? मैं इंडिया पहुंचते ही सबसे पहले तुम्हें पैसे दे दूंगा, और हाँ, अगर मैं नहीं दे पाया तो अनिका के हाथों में तुम्हारे लिए तुम्हारे पैसे भिजवा दूंगा। रोहित की इस बात पर अब राहुल कहता है, मतलब क्या उसने तुम्हें छोड़ दिया है और अब वो भी लंदन शिफ्ट होने वाली है क्या, जो वो लंदन मेरे लिए पैसे लेकर आएगी? राहुल की इस बात पर अब रोहित राहुल को घूर घूर कर देखने लगता है, क्योंकि उसे राहुल की बातों में कोई लॉजिक की नजर नहीं आ रहा था। अब रोहित को इस तरह खुद की तरफ घूरता हुआ देखकर अब राहुल कहते हैं, मैं जाता हूँ, क्योंकि इस पल मेरा यहाँ से जाना ही आई थिंक ठीक रहेगा, क्योंकि वो धीरज और सन्नी वो दोनों ही मेरा वेट कर रहे होंगे। और अब ये कहते हुए ही राहुल अब उस रूम से बाहर निकल कर चला जाता है, क्योंकि रोहित को इस तरह से घूरता हुआ देखकर अब राहुल को रियलाइज होता है कि शायद उसने फ्लो में कुछ ज़्यादा कह दिया। इधर अब राहुल के जाने के बाद वहीं रोहित अब अपने रूम की में कुछ सोच रहा था, और अब सोचते सोचते अब वो बालकनी में आ जाता है और कहीं अपने ख्यालों में खो सा जाता है। इधर अब तक अनिका भी अपने पैलेस में राजमहल से वापस आ चुकी थी, और वो अब अपनी बाइक को पार्क करते हुए ही सोचती है कि जब तक शीला मौसी और दमयंती देवी से अपना हिसाब पूरा ना कर लूं, तब तक मैं यहाँ से इंडिया बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि इंडिया जाने से पहले इन दोनों को सबक तो मैं अच्छी तरह से सिखाऊंगी। जिस तरह से इन दोनों ने ही हमारी ज़िंदगी में जो तूफान मचा कर रखे हुए हैं, उन सब का पाई पाई हिसाब अब मैं उनसे लेकर रहूंगी। अब अनिका यहाँ पर अपने ख्यालों में ही अपनी सोच में ही थी कि तभी उसे एहसास भी नहीं होता कि वो ये सोचते ही अब वो अपने रूम तक पहुँच जाती है। अनिका जब बाथरूम के रास्ते से अपने रूम में आती है तो वो वहां पर आने के बाद पूरे ही रूम में अब रोहित को ढूंढती है, लेकिन उसे रोहित कहीं भी दिखाई नहीं देता। अब जब उसे पूरे ही रूम में रोहित दिखाई नहीं देता तो अब अनिका बालकनी की तरफ बढ़ जाती है, ये सोच कर के शायद मिस्टर मारवा बालकनी में खड़े होंगे। शायद वो बालकनी में होंगे, और अनिका का अंदाजा सही निकला। जब वो बालकनी में गई तो उसने देखा कि मिस्टर मारवा तो बालकनी में खड़े कुछ सोच रहे थे। उन्हें इस तरह किसी सोच में डूबा हुआ देखकर अब अनिका उनके पास जाती है, और वो अब अपने हाथ को उनके कंधे पर रखते हुए कहती है, क्या हुआ है मिस्टर मारवा, कहाँ खोए हुए हैं आप? अनिका की इस बात पर अब रोहित एकदम से अपने सेंस में आता है और कहता है, अनिका तुम कब आई? अब रोहित की इस बात को सुनकर अब अनिका कहती है, बस मिस्टर मारवा अभी ही आई हूँ, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि आप ऐसी कौन सी सोच में डूबे हुए थे जो आपको मेरे आने का भी पता नहीं चला? अब रोहित कहता है, अनिका मैं किंग हूँ ना, और इस वजह से मैं अपनी क्लोज सिक्योरिटी गार्ड को काम दे रहा हूँ। अब रोहित की इस बात पर अब अनिका सवालिया नज़रों से रोहित को ही देख रही थी। इधर अनिका की नज़रों को पढ़ते हुए ही अब रोहित कहता है, तुम उन दोनों को निचोड़ दो, उनसे जितनी भी इंफॉर्मेशन तुम्हें मिल सके सर जी को लेकर, तुम वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन निकाल दो। इतनी बड़ी हार के बाद भी मुझे नहीं लगता कि वो सर जी शांत बैठा होगा, क्योंकि अभी भी इन लोगों का कुछ ना कुछ तो प्लान होगा, और ये तो मैं मान ही नहीं सकता कि इन दोनों को सर जी के बारे में कुछ पता ना हो, क्योंकि अब जब ये दोनों तो हमारे हाथ लगे हैं तो अब इनसे हर एक हिसाब हमें पूरा करना होगा। अब रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका अपने दोनों ही हाथों को अब बड़े ही प्यार से रोहित के गले में डालकर कहती है, क्या बात है मिस्टर मारवा, सब ठीक तो है ना? अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, तुम्हें याद है ना अनिका कि क्रिस्टोफर के केस के बाद हम सभी पूरी तरह से रिलैक्स हो गए थे कि अब सब कुछ ठीक रहेगा। उसके बाद क्या हुआ तुम्हें पता है ना? अब रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, हाँ मिस्टर मारवा, आप कह तो बिल्कुल ही सही रहे हैं, क्योंकि क्रिस्टोफर के बाद हम सब ने सोचा था कि अब उस खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन वो ख़त्म हो चुकी है, अब हमारा कोई दुश्मन नहीं होगा, लेकिन उसके बाद तो शायद हमारे दुश्मनों की लाइन ही लग गई।
हमारे दुश्मन शांत तो नहीं बैठेंगे, ये तो अब मैं भी समझ चुकी हूँ मिस्टर मारवा। इधर कुछ देर तक वो दोनों ही सोच में पड़ जाते हैं, जहाँ रोहित को था कि उसे उस लाइब्रेरी का राज जानकर उन बुक तक पहुँचना है, तो वहीं अनिका के दिमाग में था कि उसे सबसे पहले किंग से मिलकर अपने सवालों का जवाब जान लेना है, क्योंकि ये अनिका को सबसे पहले अपने सवालों का जवाब जानकर फिर ही वो कुछ कर सकती थी। कुछ देर तक ऐसे ही सोचने के बाद अब अनिका रोहित से कहती है, मेरे ख्याल से अब मुझे रेडी हो जाना चाहिए मिस्टर मारवा। अनिका की इस बात पर अब रोहित उसे कहता है, बेड पर 2 गाउन है अनिका, एक तुम ले लो और हाँ एक एनी को दे दो। अब रोहित की ये बात सुनते ही अनिका कहती है, इसके लिए आपको यहाँ से बाहर जाना होगा ना मिस्टर मारवा, क्योंकि मैं और एनी तो यहीं पर ही रेडी होने वाले हैं। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, तुम मेरे सामने भी तो रेडी हो सकती हो, वैसे तुम चाहो तो मैं तुम्हें रेडी कर भी सकता हूँ या रेडी होने में तुम्हारी हेल्प भी कर सकता हूँ। रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है मिस्टर मारवा, मैं खुद रेडी हो जाऊंगी, आपको बस हर चीज़ के लिए एक बहाना चाहिए। ये कहते हुए ही अनिका उन दोनों ही पार्सल में को उठाती है और उन दोनों ही पार्सल में से एक पार्सल को लेकर वो बाथरूम से होते हुए ही बेसमेंट में बने लैब में चली जाती है, जहाँ पर एनी थी, क्योंकि एक पार्सल वो यहाँ पर एनी के लिए लेकर आती है और वहाँ उस पार्सल को अब एनी को देते हुए ही अब अनिका कहती है, एनी इसे पहनकर जल्दी से रेडी हो जाओ। अब अनिका की इस बात पर एनी कहती है, ओके मैडम, कमांड एक्सेप्टेड, मैं बस अभी रेडी हो जाती हूँ। इधर एनी को पार्सल देने के बाद अब अनिका वहाँ से जाने लगती है, तो वहीं उस पार्सल को लेकर इधर एनी भी अभी रेडी होने के लिए चली जाती है। इधर अपने रूम में रोहित अभी एक डिजाइनर सूट को निकालकर उसे बेड पर रख देता है। अब तक अनिका भी एनी को उसका पार्सल देने के बाद वापस अपने कमरे में आ जाती है और अब वो रोहित से कहती है, मिस्टर मारवा पहले मैं चेंज कर लेती हूँ। अनिका की इस बात पर अब रोहित भी हाँ में अपना सिर हिला देता है, तो वहीं अनिका अभी अपनी ड्रेस को उठाकर सीधा चेंज करने के लिए बाथरूम में चली जाती है, तो वहीं रोहित अभी अपने रूम में ही चेंज करने लगता है। कुछ देर के बाद अनिका जब बाथरूम से आई तो वो अब अपने गाउन को पीछे से पकड़ते हुए कहती है, मिस्टर मारवा प्लीज़ प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए ना, ये कैसा गाउन है, अब इसको मैं बंद कैसे करूं? इसे लगाने में तो सच में मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, इसलिए इसे लगाने में मेरी हेल्प कीजिए। अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित अनिका के पास आ जाता है और अब वो उसके पीछे खड़े होकर अब अनिका के हाथ को अपने हाथों से हटा देता है। गाउन से अनिका के हाथ हटाने के बाद अब रोहित एक के बाद एक बटन को अब लगाने लगता है। वो जैसे ही अब आखिरी बटन को लगाता है तो वो अब अनिका के कंधे पर अब एक किस करते हुए कहता है, यू आर सो ब्यूटीफुल अनिका। अब रोहित की इस बात पर अब अनिका उसे थोड़ा सा दूर होकर कहती है, मिस्टर मारवा ये ऑफ शोल्डर गाउन है। इस बात पर अब रोहित कहता है, हाँ तो है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये ऑफ शोल्डर ही है, बहुत खूबसूरत लग रहा है ना तुम पर ये। अब रोहित की ये बात सुनते ही अनिका मिरर के पास आकर रेडी होने लगती है, तो वहीं अब रोहित बस उसे रेडी होते हुए ही देखता रहता है। कुछ देर के बाद जब अनिका पूरी तरह से रेडी हो जाती है तो अब वो किसी क्वीन से कम नहीं लग रही थी, क्योंकि उसका वाइट कलर का ऑफ शोल्डर गाउन, उसके साथ साथ उसने पील नेकलेस विद पील इयरिंग, बालों का उसने एक पोर्शन करके उसमें हेयर स्टाइल किया हुआ था और उसने पीछे वाइट कलर की फ्लावर क्लिप से हेयर को टाई किया हुआ था। आज अनिका रिया जीती जागती बार्बी डॉल लग रही थी। अगर एक बार रिया उसे देख लेती तो सच में वो यही सोचती। और इधर रोहित बस उसे ही देखे जा रहा था। रोहित की नजरों को पढ़ते हुए अनिका उससे कहती है, क्या हुआ है मिस्टर मारवा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या आप मुझे पहली बार ऐसे देख रहे हैं क्या? अब अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, अनिका कैंसिल कर दें क्या जाना, क्योंकि अब तो मेरा जाने का मन ही नहीं है। इस बात पर अब अनिका रोहित को हैरानी से देखती है और कहती है, मिस्टर मारवा आप सुधर जाइए, क्योंकि आपकी हरकतें अब सच में
ज़्यादा ही बढ़ती जा रही हैं। और ये कहते हुए अनिका अब उसके पास आ जाती है। और इधर अब रोहित कहता है क्या आज हम अपनी वेडिंग नाइट की तैयारी करें। इस बात पर अब अनिका रोहित से कहती है कि कल की रात कम पड़ गई थी क्या मिस्टर मारवा। अब चलिए रेडी हो जाइए, फिर हमें चलना है। तो अब ये सुनते ही अब रोहित मिरर के सामने आकर रेडी होने लगता है। तो वहीं अनिका अब अपने एक हाथ में वाइट कलर की वॉच और अब दूसरे हाथ में वाइट कलर का ब्रेसलेट पहन लेती है। तो वहीं रोहित भी अब तक पूरी तरह से रेडी हो जाता है। आज अनिका अब किसी ब्राइड से कम नहीं लग रही थी। तो वहीं रोहित भी आज किसी ग्रूम से कम नहीं लग रहा था। इधर ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन में उसका डिजाइनर सूट था जो उसके ऊपर बहुत ही खिल रहा था। इधर अनिका भी अब अपने गाउन को हल्का सा ऊपर उठाकर चलने लगती है। तो रोहित अब उसे कहता है हील्स में दिक्कत है। अब अनिका रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है अब क्या दिक्कत है, सब ठीक तो है ना मिस्टर मारवा। ये सुनते ही अब रोहित कहता है चलो मैं बताता हूँ। और ये सुनते ही अब अनिका कहती है ठीक है। वो दोनों अब कुछ ही देर में नीचे पहुंच जाते हैं। तो इधर एनी भी अब पहले से रेडी होकर रोहित का ही वहां पर वेट कर रही थी। अनिका और एनी को देखकर तो रोहित अब कंफ्यूज ही हो गया था। वो दोनों आज एक दूसरे की बिल्कुल ही कॉपी लग रही थी। जहाँ अनिका के गाउन का कलर वाइट कलर था तो वहीं एनी का क्रीम कलर का गाउन था। अनिका अब अपने कदमों को लैब की तरफ लेकर जाने लगती है। तो वहीं रोहित अब अपने फ़ोन से एक मैसेज टाइप करते हुए किसी को सेंड कर देता है। इधर अनिका अब तक लैब में आर्या मूर्ति का फेस मास्क लगा लेती है क्योंकि लैब में वो अपना फेस मास्क लगाने के लिए ही गई थी। और इसके बाद अब वो वॉइस चेंजर डिवाइस को भी अपने गाउन में फिक्स करने लगती है क्योंकि अनिका अपनी दोस्त की फ्रेंड में आर्या मूर्ति ही बनकर जाने वाली थी। कुछ देर के बाद अब वो खुद को मिरर में देखती है। इसके बाद ही अब वो जब उसे लगता है कि अब वो पूरी तरह से ठीक है तो उसने सारी तैयारियां कर ली हैं, तब अब वो मिरर में देखने के बाद अब बाहर निकल कर आ जाती है। जैसे ही अनिका अब लैब से बाहर आती है तो वो देखती है कि मिस्टर मारवा और रैनी तो उसी का ही वेट कर रहे थे। उन दोनों के पास जाने के बाद अब अनिका उनसे कहती हैं चलें। अब अनिका की इस बात पर रोहित कहता है मिस आर्या मूर्ति आपको दूसरी गाड़ी में जाना है और मैं इस गाड़ी में अपनी वाइफ अनिका गुलेरिया के साथ जा रहा हूँ। रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है हाँ तो मुझे पता है मिस्टर मारवा, इसमें बताने वाली कौन सी बात है। वैसे आपने कोई गिफ्ट सोचा है। अब अनिका की इस बात पर रोहित अनिका को जल्द एक मैसेज सेंड करते हुए कहता है कुछ देर के लिए इस लोकेशन पर रुक जाना और मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए इससे पहले कि लेट हो जाए। ये सुनते हुए ही रोहित अब अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। तो वहीं उसके पीछे अभी एनी जाते हुए रोहित की बगल वाली सीट में जाकर बैठ जाती है। इन दोनों के बैठने के बाद यहाँ अनिका भी अब अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ अब तक भूमिका भी तैयार हो चुकी थी वहां पर जाने के लिए। इधर अपने रूम से बाहर निकलकर भूमिका निखिल के कमरे के दरवाजे को नॉक करने लगती है। जैसे ही दरवाजा खुला तो सामने निखिल खड़ा था। निखिल ने नेवी ब्लू और ब्लैक के कॉम्बिनेशन का एक डिजाइनर सूट पहना हुआ था। तो वहीं भूमिका का गाउन भी लेमन येलो कलर का था और ये कलर भूमिका की खूबसूरती को इनहेंस कर रहा था। इधर भूमिका को लेकर निखिल भी अभी स्टेयरकेस से नीचे की तरफ जा रहा था। तो वहीं इंस्पेक्टर अब्बास, अर्जुन सिंह, छठी इंद्री उनका ही वेट कर रहे थे क्योंकि आज ये सभी लोग उनकी वेडिंग में जा रहे थे। कुछ देर के बाद जब भूमिका और निखिल आ जाते हैं तो वो सभी अब एक दूसरे के साथ में दरवाजे के पास आ जाते हैं। इधर अर्जुन सिंह कहते हैं आज मैं ड्राइव करना चाहता हूँ। अब अर्जुन की इस बात पर अब भूमिका कहती है कि ठीक है, मर्जी है तुम्हारी, अगर तुम करना चाहते हो तो हमें कोई एतराज नहीं है। एक एक करके अब सभी उस गाड़ी में बैठ जाते हैं और वो अब उस गाड़ी को उस गांव के लिए निकल जाती है। इधर अपने रूम में रिया एक एक करके अभी सारे ही गिफ्ट को ओपन कर रही थी क्योंकि अभी तक रिया के लिए ये गिफ्ट अनपैक नहीं हुए थे और साथ ही साथ वो सभी को बता भी रही थी कि ये गिफ्ट देखो कितना प्रीटी है क्योंकि वो सभी गिफ्ट को बड़े ही ध्यान से देख रही थी। रिया की इस बात पर अब यश कहता है रिया तुम नाम भी तो बताओ ना कि किसने गिफ्ट दिया है। अब यश की इस बात पर रिया कहती है
कुछ गिफ्ट में तो नाम ही नहीं है। अरे ये देखो, इसमें दादाजी का नाम है। मुझे भी देखना है कि इसके अंदर क्या है, क्योंकि मैं तो अब इस गिफ्ट को खोलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। अब ये कहते हुए ही रिया बड़ी ही एक्साइटमेंट के साथ धीरे धीरे उस गिफ्ट को अनपैक करती है। जैसे ही अब रिया ने उस गिफ्ट को खोला तो वो उसमें एक बॉक्स था। जैसे ही रिया ने बॉक्स को खोला तो उसकी तो आंखें खुली की खुली ही रह जाती है और वो कहती है, वाओ रानी हार, कितना सुंदर हार है ना ये कहते हुए ही रिया अब अपनी जगह पर खड़ी होकर अब अपनी दादी माँ के पास आ जाती है और वो अब उस बॉक्स से उस हार को निकालकर अब अपनी दादी माँ के गले पर रखते हुए कहती है, ये कितना सुंदर हार है ना दादी माँ। पर इस बात पर अब अंजलि मामी कहती है, हाँ खूबसूरत तो बहुत है ये, और हो भी क्यों ना, आपके दादू की चॉइस सच में कितनी अच्छी है। इधर श्रेया और राजलक्ष्मी को भी वो हार सच में बहुत ही पसंद आता है। तो वहीं अब रेखा मूर्ति कहती है, तोहफा देखकर ही लग रहा है कि देने वाले ने बड़े ही प्यार से दिया है। इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है, ये अच्छा है, लेकिन ये हार मुझे अच्छा तो मेरी रिया पर ही लगेगा, क्योंकि अब मेरी एज नहीं है, अब तो ये हार मेरी रिया के लिए ही होगा। ये कहते हुए ही ये सुनते ही अब रिया कहती है, सच में दादी माँ, वाओ आप कितनी अच्छी दादी हो, बट पहले आप जब मैं मम्मा की एज की हो जाऊंगी ना तो आप मुझे तब दे देना, तब तक इसे आप पहनना, क्योंकि ये दादू ने बड़े प्यार से आपके लिए गिफ्ट किया है। रिया की ये बात सुनते ही अब आयशा मारवा रिया की समझदारी पर अब बहुत ही खुश होती है और अब वो रिया को एक फोरहेड किस करती है। जहाँ एक तरफ ये सभी अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे इन सारे ही गिफ्ट को अनपैक करने में, तो वहीं दूसरी तरफ अब तक करण गुलेरिया भी धनंजय पीरामल से कहते हैं, क्या तू चल रहा है। अब करण की इस बात पर धनंजय पीरामल कहते हैं कि तुम सभी अभी जाओ, वैसे भी मुझे आलिशा से बात करनी है। क्या वाकई में दमयंती देवी ने आकाश और अनिका के साथ इतना कुछ किया था जो आलिशा उस समय उस राजसभा में कह रही थी। धनंजय की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, हाँ ये सच है मेरे भाई, और उस वक्त अनिका की याददाश्त भी चली गई थी, क्योंकि उस समय दमयंती ने ये सब कुछ किया था। मैं इन सारी ही बातों के बारे में जानता हूँ, और उस वजह से जब अनिका की याददाश्त चली गई थी तब अनिका और रोहित दोनों का रिश्ता भी टूटने की कगार पर आ गया था, क्योंकि अनिका उस समय सब कुछ भूल गई थी, इवन वो तो रोहित को भी भूल चुकी थी। ये सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, ये क्या कह रहे हो तुम, क्या वाकई में उनका रिश्ता टूटने वाला था। अब धनंजय की इस बात पर करण गुलेरिया उन्हें सब कुछ बताने लगते हैं कि कैसे अनिका ने उसे फोन करके रोहित के बारे में पूछा था। अब करण की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, क्या अनिका और रोहित का रिश्ता इतना कमजोर था करण कि उनका रिश्ता टूटने वाला था। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, नहीं यार, इनका रिश्ता कमजोर तो नहीं था, लेकिन उस वक्त हालात सारे ही रोहित के खिलाफ हो गए थे, क्योंकि जिस तरह से उस वक्त हालात हुए थे तो उसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। इसके बाद करण गुलेरिया उन्हें ये भी बताते हैं कि आखिर किस तरह से राजीव ने आकाश की मौत की वजह रोहित को बना दिया था, जिससे सब कुछ ही रोहित के अगेंस्ट होता हुआ नजर आ रहा था, और ये सारी ही प्लानिंग राजीव और उनके ग्रुप की थी। और ये बात मुझे कर्नाटक आइलैंड में पता चली। ये सारी ही बातें सुनकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, मेरा बच्चा तो उस समय अकेला हो गया होगा ना करण, जब उसके साथ ये सब हो रहा होगा, क्योंकि जितना मैंने अब तक रोहित को समझा है, रोहित अनिका के अंदर रोहित की जान बसती है, लेकिन जब उनका रिश्ता इस कगार पर आया होगा तो उसे कैसा महसूस होता होगा ये मैं समझ सकता हूँ। अब धनंजय की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि वो वक्त ही कुछ ऐसा था यार, हमें लगा था कि हमने आकाश को खो दिया है, क्योंकि उस समय सच में हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सब कुछ इतना सडनली हुआ था कि कोई कुछ भी नहीं कह सकता था, क्योंकि एक तरफ उस समय हमने आकाश को खो दिया था तो वहीं श्रेया की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी, और साथ के साथ हमारी अनिका की भी याददाश्त चली गई थी। तो उस समय पता नहीं वो समय ही इतना खराब था कि कोई संभल ही नहीं पाया।
इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, क्या क्या तुम आकाश को पहचान नहीं सकते थे, जबकि 8 साल की उम्र में तुमने ही तो आकाश को। अब धनंजय ने इतना ही कहा था कि अब धनंजय अपनी बात को कहते हुए ही खामोश हो जाते हैं और वो अब एक लंबी सांस लेते हुए कहते हैं, मुझे किंग का तो पता नहीं करण, लेकिन हाँ, मैं राजीव को कभी माफ़ नहीं करूँगा। किंग राजीव को माफ़ करना चाहे या नहीं, लेकिन जो राजीव ने मेरे बच्चों के साथ किया है ना, उसे लेकर मैं उसे पूरी ज़िंदगी माफ़ नहीं करूँगा, चाहे वो कितनी ही माफ़ी क्यों ना मांगे। मेरे बेटे को मेरी ज़रूरत थी, कैसे कैसे उस टाइम पीरियड को फेस किया होगा उसने। यहाँ धनंजय पीरामल अभी अपनी ही सोच में थे। वो रोहित और अपने सारे ही बच्चों और फैमिली के बारे में सोच कर वो अंदाज़ा भी नहीं लगा पा रहे थे कि सच में वो समय कितना ही बुरा होगा। कि तभी उनके कानों में अब कवि नालिशा की आवाज़ आती है, जो कि अभी कह रही थी, मामा जी क्या हुआ है, सब ठीक तो है ना। कवि नालिशा की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, आप हमारे साथ इंपीरियल ग्रुप के हेड ऑफिस से जाना है। मैं उसे पर्सनली रिक्वेस्ट करूँगा कि वो राजीव को कड़ी से कड़ी सजा दें, और साथ ही वो अपनी क्लोज सिक्योरिटी गार्ड ब्लैक कैट से कहें कि वो दमयंती को ऐसी सजा दें जिससे वो अपने 7 जन्मों में भी उस सजा को ना भूले। धनंजय की इस बात पर अब कवि नालिशा कहती है, ठीक है मामा जी, हम पर्सनली किंग से रिक्वेस्ट करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में, आप इसके बारे में चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। इधर अब करण गुलेरिया अब धनंजय पीरामल से कहते हैं, अब चलना चाहिए मुझे। अब करण की इस बात पर अब धनंजय कहते हैं, ठीक है। अब वो दोनों एक दूसरे से गले लगते हैं और अब गले लगते हुए ही अब करण गुलेरिया वहाँ सभी से बाय बोलकर अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं आकाश और मयूर दोनों ही अभी आलिशा से कहते हैं, अपना ख्याल रखना। इस बात पर अब कवि नालिशा कहती है, हाँ मैं अपना ख्याल अच्छे से रखूंगी, आप दोनों भी अपना ख्याल अच्छे से रखना। वैसे अब इंडिया कब जा रहे हैं। इस बात पर अब आकाश कहता है, आफ्टर क्रिसमस हम इंडिया जा रहे हैं। इस बात पर अब कवि नालिशा कहती है कि तो अच्छी बात है, क्रिसमस पार्टी राजमहल में ही होगी, आप सभी पहले से ही इनवाइटेड हैं। वैसे हम मिस्टर रोहित मारवा को पर्सनली इनवाइट करेंगे, लतिका तो खुश होगी ये जानकर। ये सुनते ही अब आकाश कहता है, हाँ हाँ हम जरूर आएंगे। और ये कहते हुए ही आकाश और मयूर दोनों ही अब आलिशा को बाय बोलकर अब वहाँ से जाने लगते हैं। कुछ ही देर में वो सभी अपनी गाड़ी से पैलेस की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ धनंजय पीरामल अब उन सब के जाने के बाद अब आलिशा से कहते हैं, आप अभी हमारे साथ चलिए, हमें आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अपने मामा जी की ये बात सुनते ही अब आलिशा ने कहा, हाँ मामा जी, हमारे रूम में ही चलते हैं, उसके बाद ही हम आपसे बात करते हैं। ये कहते हुए ही ये दोनों अब एक दूसरे से ऐसे ही बातें करते हुए ही अब कवि नालिशा के रूम की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इधर बड़ी रानी जो कि प्रिंसेस लतिका से कहती है, हमने कहा था ना आपको कि उन दो औरतों से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको। अब एक काम कीजिए, आप अपनी बेस्ट फ्रेंड रिया से बात कर लीजिए, आपका मूड थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। और लतिका एक बात, जब तक आपकी माँ सब कुछ आपके साथ है, आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अब बड़ी रानी की इस बात पर अब प्रिंसेस लतिका कहती हैं, यस इट्स अ ग्रेट आइडिया, मैं अपनी फ्रेंड से ही बात कर लेती हूँ। प्रिंसेस लतिका ये कहते हुए अब अपना फ़ोन निकालकर अब रिया को कॉल लगा देती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अनिका ने अभी अपनी गाड़ी को वहीं पर ही रोक दिया था जहां के लिए रोहित ने उसे कहा था, क्योंकि अनिका उस लोकेशन पर पहुंच चुकी थी। कुछ देर की वेटिंग के बाद अब वहां पर 2 लोग आते हैं और जैसे ही वो 2 लोग आते हैं तो वो अब अनिका के गाड़ी के विंडो ग्लास को अब नॉक करने लगते हैं। अनिका ने जब उनको देखकर अब अपनी विंडो को ओपन किया तो एक आदमी 2 पार्सल लिए हुए था, एक तो गिफ्ट रैप था और दूसरा ऐसे ही था। इधर अनिका अब दोनों ही पार्सल को लेकर अब अपनी गाड़ी की सीट पर रख देती है और जब वो उन पार्सल को देखती है जो कि अनपैक था तो उसे ओपन करने के बाद अनिका को उसके अंदर हील्स दिखाई देते हैं और अब वो हील्स अनिका की गाउन के साथ मैच हो रहे थे।
अनिका ये तो जानती थी कि मिस्टर मारवा अनिका की हर छोटी से छोटी चीज को भी नोटिस करते हैं। इधर ये सोचते हुए ही अनिका अब अपनी गाड़ी को मोनिशा के दिए हुए एड्रेस की तरफ लेकर जाने लगती हैं। इधर यहाँ पर इंडिया में मारवा हाउस में आज सुहासिनी मारवा की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो एक एक करके सभी के ही नाम ले रही थी। लीला, परशुराम, वरुण, रोहिणी, सुधीर, कहाँ हो सब, रेणुका। इधर दादी माँ की आवाज़ से सभी अब हॉल में आ जाते हैं। तो वहीं वरुण अब दादी माँ से कहता है, क्या क्या हुआ है चाची, सब ठीक तो है ना। ये सुनते ही अब सुहासिनी मारवा कहती है, हाँ हाँ सब ठीक है, खुशी की बात है अभी लाइफ केयर हॉस्पिटल से मेरे पास फ़ोन आया था और उस हॉस्पिटल के हमारे पुराने मैनेजर ने बताया है कि उनके पास धनंजय पीरामल यानी कि मेरे बेटे का फ़ोन आया था। ये सुनते ही अब वरुण और सुधीर दोनों अब एक दूसरे को ही देखने लगते हैं और वो अब सुहासिनी मारवा से कहती हैं, चाची ये क्या कह रही हैं आप। ये सुनते ही अब दादी माँ कहती हैं, आज खाने में कुछ मीठा बनाओ और हाँ लीला पंडित जी को फ़ोन लगाओ। सोच रही हूँ कि एक पूजा मैं अपने बेटे के नाम की भी कर दूँ। मेरा बेटा जिंदा है। आज सुहासिनी मारवा के चेहरे की चमक बता रही थी कि वो कितना खुश थी, क्योंकि उन्हें तो आज पता चला था धनंजय के जिंदा होने के बारे में। तो वहीं वरुण अभी अपनी वाइफ रोहिणी से कहता है, तुम चाची को संभालो और मैं रोहित को फ़ोन लगाकर पूछता हूँ कि आखिर बात क्या है, क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि धनंजय अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन क्या जो माँ कह रही है क्या वो सच है। इस बात पर अब रोहिणी कहती है, अरे पहले आप हॉस्पिटल में फ़ोन कीजिए ना, आखिर हॉस्पिटल से भी तो हमें पता चल जाएगा, पता तो चले कि बात क्या है, क्या सच में भाई साहब जिंदा है या माँ जी को ही कोई या फिर इन्हें ही कुछ गलत सुनाई दिया हो। अगर ये बात सच हुई ना तो मारवा परिवार की खुशियाँ सच बताऊं तो फिर से लौट आएंगी। अब रोहिणी की इस बात पर अब वरुण कहता है, हाँ तुम सही कह रही हो, मैं एक बार हॉस्पिटल में ही कॉल कर पूछता हूँ और तुम सबसे पहले अपने लाडले सनी को फ़ोन करो। अरे वो बिना बताए कहाँ चला गया है, वो क्या ये सारे ही बच्चे शायद कहीं गायब से हो गए हैं। मुझे तो यहाँ पर प्रीति भी नज़र नहीं आ रही है। अब उसकी इस बात पर अब रोहिणी कहती है, हाँ मैं उसे ही फ़ोन करके पूछती हूँ कि वो कहाँ है। जहाँ एक तरफ मारवा परिवार में खुशियाँ आई थी तो वहीं दूसरी तरफ पेरिस में अब तक सभी मोनिशा के बताए हुए उस पते पर आ जाते हैं जहाँ पर मोनिशा की शादी हो रही थी।